दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं कि आप विकसित भारत नहीं बना सकते। भूतकाल की बात आती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास लेके जाते हैं, भविष्य की बात आती है तो विकसित भारत का हमें झुंझुना दे के रखा है। जब आज पेट में आग लगी है तो 47 में मैं पूछना चाहती हूँ, दावत दे के क्या फायदा है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय कि भाजपा की जो लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, कि अपनी नाकामयाब को छुपाने के लिए अलग अलग हथियार का इस्तेमाल करते हैं। अभी एक नया एजेंडा तय हुआ है, बॉलीवुड के माध्यम से अपना एजेंडा चल रहा है। पहले तो स्क्रिप्ट जो राइटिंग होती थी वो फिल्मों की किसी और से होती थी, लेकिन आजकल जो स्क्रिप्ट डायरेक्टर होता है या राइटिंग होती है वो भाजपा के मुख्यालय से आती है। जब भी चुनाव आता है तो हम देखते हैं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कई पिक्चरें आ जाती है। कश्मीर फाइल्स आई थी, द केरला स्टोरी आई थी, अभी धुरंधर आई है। और मैं इसमें इसलिए बताना चाहती हूँ कि मेरे पास भी एक फाइल है, एक जुमला फाइल है, और जो हमारी जुमला फाइल है वो देश की सच्चाई, देश की तस्वीर जो है वो सामने लाने का काम करती है। और इस जुमला फाइल के डायरेक्टर कौन है? तो ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो है वो 9 बार बजट को पेश किया है, 9 बार विधेयक भी पेश किया है। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले जिस तरह रुपया गिरावट हो रहा है तेज़ी से, वो भी अपने आप में एक जो है वो रिकॉर्ड बन गया है। मुझे आपसे ये भी कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में रुपये की कीमत क्या थी, गैस की कीमत क्या थी, और आज रुपए की और गैस की कीमत क्या हो गई है, इसके ऊपर भी हमें आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बात करनी होगी। आज रुपया कितने रुपए का हो गया है? आज रुपया जो है 94 रुपये प्रति डॉलर हो चुका है। और जब मैं एक आम नागरिक और एक जनप्रतिनिधि के नाते इसको देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि ये कैसी सरकार है जो हर संकट में समाधान नहीं, लोगों को जो है वो कतार में, लाइन में खड़ा कर देती है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना हो या गैस की किल्लत, हमने देखा है कि लोग जो है आज भी लाइन में खड़े हैं। 15-15, 20-20 दिनों से होटल बंद है। और अपनी शर्मनाक बात सबसे बड़ी यह है कि नाकामयाबी को जो है वो उपलब्धि में बताने का काम ये सरकार के माध्यम से होता है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं हर बजट में हर किसी का भाषण सुनती हूँ और इस भाषण में मैंने 2-3 चीज़ें नोट की हैं। सत्ताधारी पक्ष की एक ही जो है सांसदों की भाषण में एक बात बहुत कॉमन होती है और 3 बातें रटी रटाई होती है, जिसका में से एक पहली बात यह होती है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, विकसित भारत दूसरी, और तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये जब बड़े बड़े दावे हम सुनते हैं तो मुझे एक मराठी की मशहूर कहावत याद आती है, दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं। ज्या तऱ्हेनं हम देखते हैं जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है, इसलिए दुनिया। वर्षा गायकवाड़ जी, 1 मिनट। मैं आपके साथ जो बैठे हुए हैं उन माननीय अपने सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि कृपया जो कैब के माध्यम से आप एक डिस्प्ले कर रहे हैं वो आप उतार दें, कृपया आप लेकर। नहीं, आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने अभी स्पीकर साहब के सामने इस सदन की एक मर्यादा को, परंपरा को, या प्लीज, बहुत धन्यवाद बरबे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, यही सरकार का असली चरित्र है। ये ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, बड़े पोस्टर लगाते हैं, लेकिन कागजों पे और जमीन पे अगर हकीकत आप देखेंगे तो आपको बहुत अलग दिखाई देगी। आज जो देश का अन्नदाता किसान है वो कर्जे से हार कर आत्महत्या कर रहा है। हम देख रहे हैं कि युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हमने एप्स्टीन फाइल के बाद कल एक नासिक में देखा कि जो वहाँ के अशोक खरात है, उन्होंने एक बड़ा सेक्स स्कैंडल किया है और महिलाओं को जिस तरह से लैंगिक और जो उनका आर्थिक शोषण किया है, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि जिस तरह महिलाएं, जो इस सदन के सदस्य नहीं, उन पे इस तरह के आरोप आप नहीं लगा सकती। नहीं, मैंने महाराष्ट्र की बात कही सर। नहीं, अगर बोलने दीजिए आप सर, मुझे बोलने दीजिए। अरेस्ट किया उसको, अरेस्ट कर दिया सर। ऐसा है कि बीजेपी के आपके नेता लोग हैं उसमें। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बैठे मत बोलिए सर, जिस तरह से आज चाहे आज आपको पता है कि पेट्रोल डीजल की बात हो, गैस की बात हो, कमर तोड़ महंगाई की बात हो, टैक्स की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, ये त्रासदी आम आदमी को सहनी पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, आज लोग महंगाई से जब त्रस्त है तो हम हमेशा देखते हैं कि भाजपा की जो लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, हमेशा भूतकाल की बात करते हैं, भविष्य काल की बात करते हैं। भूतकाल की बात आती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास लेके जाते हैं, भविष्य की बात आती है तो 2037 की बात करते हैं। 2037 में का एक विकसित भारत का हमें झुंझुना दे के रखा है और कहते हैं कि 2037 में हम आपको 47 में कहते हैं कि जो है वो हम जो है आपको विकसित भारत देंगे। जब आज पेट में आग लगी है तो 47 में मैं पूछना चाहती हूँ, दावत दे के क्या फायदा है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। सबसे बड़ी बात है कि अपनी नाकामयाब को छुपाने के लिए अलग अलग हथियार का इस्तेमाल करते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स,
मीडिया तो सब कुछ है, अभी एक नया एजेंडा तय हुआ है, बॉलीवुड के माध्यम से अपना एजेंडा चल रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले तो स्क्रिप्ट जो राइटिंग होती थी वो फिल्मों की किसी और से होती थी, लेकिन आजकल जो स्क्रिप्ट डायरेक्टर होता है या राइटिंग होती है वो भाजपा के मुख्यालय से आती है। क्या ये भी हमारे सामने सवाल हो गया है। चुनाव में हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो हम देखते हैं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कई पिक्चरें आ जाती है। जैसे आपको मालूम है कि कश्मीर फाइल्स आई थी, द केरला स्टोरी आई थी, अभी धुरंधर आई है। और मैं ये इसमें इसलिए बताना चाहती हूँ कि मेरे पास भी एक फाइल है, एक जुमला फाइल है, जो इस जुमला फाइल को लेके जब हम देखते जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडा फाइल से घरों में, सिनेमा घरों में लोगों में नफरत फैलने का काम होता है, और जो हमारी जुमला फाइल है वो देश की सच्चाई, देश की तस्वीर जो है वो सामने लाने का काम करती है। जिस जुमला फाइल के माध्यम से हम पूछते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को आप रोजगार देने वाली झूठी स्क्रिप्ट दिखा रहे थे, जो जुमला फाइल में 15 लाख रुपए का जो है वो फ्लॉप डायलॉग था, और आपने इस जुमला फाइल में जो कहा था कि हम आमदनी को जो है किसान की जो है वो दुगना करने का एक सस्पेंस दिया गया था। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि आज किसी को वो चीज़ मिली है? और इस जुमला फाइल के डायरेक्टर कौन है? तो ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो इसकी जुमला फाइल के प्रोपेगेंडे के सबसे बड़े जिम्मेदार लोग हैं। इसके साथ मैं और एक चीज़ लाई हूँ, वो है मेरा पहला चैप्टर। अभी मैं इसमें बताना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि टैक्स टेररिज्म कैसे होता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें इसलिए भी बोलना है क्योंकि इसका जो है असर मेरे महाराष्ट्र पे भी होता है। सरकार भले ही टैक्स ट्रांसपेरेंसी और ईज डूइंग ऑफ बिजनेस की ढिंडोरे पीटे, लेकिन मैं इस बात से बताना चाहती हूँ कि सरकार की नीति और उनकी आर्थिक नीतियों की पोल खोलने का काम मैं यहाँ से करना चाहती हूँ। सरकार महोदय जो है, मैं बताना चाहती हूँ महोदय, सरकार जो है आंकड़े बताती है कि देश के कुल बकाया डायरेक्ट टैक्स डिमांड 47.42 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि महोदय इसमें से 36.26 लाख करोड़ रुपए यानी 76% का से ज्यादा हिस्सा अधिकतर तौर पे जो है वसूल ना करने के योग्य मान लिया गया है। और जो इनके सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं जीएसटी की, 2022-23 के अब तक विभाग की जीएसटी की चोरी के जो मामले हैं वो 1,02,771 पकड़े गए हैं, और इसमें जो है 6,86,000 करोड़ रुपए की जो है सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है। सबसे बड़ा घोटाला फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट और छुप के आने वाली सप्लाई में चल रहा है। मैं इसमें यह भी कहना चाहती हूँ कि लगभग आप देखेंगे कि 57,593 मामलों में से 7.73 लाख करोड़ रुपए का जो है ज्यादा जो है इसका चूना लगाने का काम हुआ है। एक तरफ ये सरकार कहती है हम फुल प्रूफ काम करते हैं, पारदर्शक सिस्टम लाने का काम करते हैं, एक तरफ ये सरकार रात दिन कहती है हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और दूसरी तरफ सुरक्षा की जीरो गारंटी देते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत की इनकम टैक्स की ई फिलिंग पोर्टल में एक भयंकर खामी पकड़ी गई, और जिसमें हमारे लाखों करदाता के बेहद संवेदनशील निजी और वित्तीय डेटा वो खतरे में डाला गया। मैं इसका जो है टैक्स टेररिज्म का सबसे बड़ा जो स्केल बताना चाहती हूँ। 1 अप्रैल 2025 तक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास लगभग 5.4 लाख अपीलें पेंडिंग है, जिसमें देश के 18.16 लाख करोड़ रुपए का विवाद फंसे हुए हैं। बरसों तक चलने वाले विवादों के कारण उद्योगों की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। पूरा ध्यान व्यापार बढ़ने से हटकर कोर्ट कचहरी और नोटिस के जवाब देने में लग जाता है, और यही भारतीय जब फॉरेन इन्वेस्टर बनने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो इन विवादों के कारण जो है उनका वैल्यूएशन गिर जाता है। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये जीएसटी नहीं है, गब्बर सिंह टैक्स है, और इसे गरीब शोषण टैक्स भी कहा जा सकता है। ये गब्बर सिंह टैक्स जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहने वाली एमएसएमई को जो है कमर तोड़ देता है। मेरी राज्य की भी बहुत सारे एमएसएमई जो है सम्माननीय अध्यक्ष महोदय इससे बंद हो गए हैं। पूरे देश भर में 24-25 में लगभग 29,447 एमएसएमई जो है वो हमेशा के लिए बंद हो गई है। मेरे महाराष्ट्र में 9,702, तमिलनाडु में 4,900, गुजरात में 3,534, राजस्थान में 3,274, कर्नाटक में 2,188 उद्योग तबाह हो गए हैं। इस टैक्स टेररिज्म का सबसे बड़ा क्रूर शिकार अगर कोई इस देश का है जो ग्रोथ इंजन है वो मेरा महाराष्ट्र हो रहा है, ये मुझे यहाँ से कहना है। केंद्र सरकार के लिए महाराष्ट्र सिर्फ एक एटीएम मशीन बन के रह रहा है, ये मुझे यहाँ से कहना होगा। आंकड़े गवाह है महोदय, 2020-21 से लेके 24-25 तक देश के टोटल रेवेन्यू में अकेले महाराष्ट्र का योगदान 36.1% किया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन जब टैक्स डिवोल्यूशन की बात आती है, बंटवारे की बात आती है, तो हमें मात्र 6.65% दिया जाता है। अब तो वो गिरा के हमको केवल अध्यक्ष महोदय 6.441 तक रह गया है। मतलब जब हमारा राज्य 100 रुपया कमाकर आपको दे रहा है तो आप हमको 7 रुपया भी नहीं दे सकते। क्या यही
आपका कॉर्पोरेट फेडरलिज्म। आज महोदय मैं यहाँ से आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप अपनी राज्य सरकार की जो पहचाना चाहते हैं, आज ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि आपकी अपनी राज्य सरकार इस नाइंसाफी के खिलाफ फाइनेंस कमीशन के सामने मेमोरेंडम देने के लिए मजबूर हो गई है। तो हमारी आज यहाँ से स्पष्ट मांग है, राज्यों का वर्टिकल डिवोल्यूशन 41% से बढ़ाकर 50% करना चाहिए। और मेरा ये कहना है, केंद्र सरकार जो शेष और सरपर चार्जेस के नाम पे बैकडोर वसूल करती है, उसको भी मुझे कहना है कि उसमें से 1 रुपया भी राज्यों को नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरा पुरजोर मांग है कि केंद्र सरकार के सभी शेष, सरपर चार्जेस एंड नॉन टैक्सेस रेवेन्यू को तुरंत डिविजिबल पोल में जो है शामिल किया जाए। और महाराष्ट्र का हक मार के आप विकसित भारत नहीं बना सकते। तो हमारी बात आपको सुननी होगी, हमें हमारा हक वापस मिलना चाहिए, हमें हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए, ये मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ। दूसरा, मैं आपके सामने महत्वपूर्ण चीज जो है वो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के साथ किस तरह से महाधोखा हो रहा है और सबसे बड़ा क्या काला अध्याय है, ये मैं रखना चाहती हूँ। दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक के साथ धोखा, बड़े बड़े होल्डिंग्स लग जाते हैं, प्रचार किया जाता है कि इस बजट में अनुसूचित जाति के लिए 1.96 मतलब 1,96,96 लाख करोड़ रुपया जो है रखा गया है और जनजातियों के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। अगर आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, तो एससी की आबादी की योजना के लिए जो पैसा बता रहे हैं कि 1.96 जो है लाख करोड़, ये अगर देखेंगे तो 3.67% है। जबकि 2000 की जनगणना में देखेंगे तो हमारी जनगणना 16.16 के हिसाब से ये बहुत ही कम देने का काम हुआ है। लेकिन जब हम इसका फाइन प्रिंट पढ़ते हैं तो हकीकत हमारे सामने और भी आती है। असल में एससी के लिए सिर्फ जो है 75,077 करोड़ रुपया जो है देने का काम हुआ है। एसटी के लिए जो है 62,093 करोड़ रुपया की अलग एक सेट साइड रखने का काम किया गया है। ये बजट का आवंटन नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये हमारे हकों को मारने का बड़ा षड्यंत्र है, ऐसा मेरा कहना है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, 22-23 की बात करते हैं, कितना बजट हमें दिया? हमें जो है 1.59 लाख करोड़ दिया। खर्चा कितना हुआ? 1.33 लाख करोड़ का खर्चा हुआ। 24 बजट में हमको कितना बजट दिया? 1.65 लाख करोड़ का बजट दिया। खर्चा कितना हुआ? 1.2 लाख करोड़ का खर्चा हुआ। आज जनवरी 2026 की बात करती हूँ, हमें बजट मिला है 1.96 लाख करोड़। अब खर्चा इतना हुआ है 91,937 करोड़। मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि इस बजट का 54.51% ही इसका खर्चा हुआ है। एक तो हमारा बजट हमें पूरा मिलता नहीं, जो हमारा बजट मिलता है वो खर्चा होता नहीं। तो मैं ये सबसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि इसके लिए भी क्या प्रावधान आने वाले दिनों में होना चाहिए। ओवरसीज में बच्चे जो हमारे पढ़ने के लिए गए हैं, उनका बजट कम करके जो 125 करोड़ दिया गया, उसके कारण 40 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। सबसे बुरा अगर सलूक किसी के साथ हो रहा है तो अल्पसंख्यक के साथ हो रहा है इस सरकार में। और जैसे उनको बाइकआउट ही कर दिया है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुद गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं 2022-23 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का आवंटन जो 2,612 करोड़ का था, लेकिन खर्च सिर्फ 837 करोड़ का किया गया। 23-24 का जो उनका बजट था अल्पसंख्यक विभाग का, वो 2,608 करोड़ का था। उसमें से मात्र 1,032 करोड़ को खर्चा किया गया। ये क्यों कर रहे हैं आप लोग, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। जिस तरह से ये राज्य में सिर्फ बजट ही नहीं, आप देख रहे हैं एक तरफ बजट कम हो रहा है, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी का अगर डेटा बता दूं अध्यक्ष महोदय, तो आज दलित के खिलाफ जो अगर बात करेंगे तो अपराध के मामले 2020 में 50,291 थी, अब बढ़ के वो 2022 में जो है 57,582। ये बहुत शर्मनाक आंकड़े हैं। मेरी मांग है आपसे, मैं यहाँ से एक पुरजोर मांग करना चाहती हूँ। मैं ये मांग करना चाहती हूँ सरकार से कि सरकार एक कानून लेके आए जिसमें एससी और एसटी के स्पेशल कंपोनेंट फंड को नॉन डाइवर्टेबल, नॉन लैप्सेबल बनाया जाए और ये फंड का आवंटन जो है आबादी के अनुसार मिले और पैसे का दुरुपयोग रोकने के लिए एक स्टैट्यूटरी मॉनिटरिंग मशीनरी स्थापित की जाए। और जो अधिकारी समाज का पैसा समाज तक पहुंचाता नहीं, उनको वहां से वंचित रखता है, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी मैं यहाँ से मांग करना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं यहाँ पे युवाओं के बारे में, अपना युवा और उनके लिए आपका क्या भविष्य, क्या सोच है, ये भी मैं यहाँ पे पेश करना चाहती हूँ कि किस तरह खोखला आपने जो है उनके सामने भविष्य रखा है। आज मैं 2023-24 में जब थे
तब मैं बताना चाहती हूँ कि 2.8 करोड़ पढ़े लिखे युवा थे जो बाद में बेरोजगार बने। आज देश में 10 करोड़ युवा हताश होकर नौकरी ढूंढना छोड़ गए हैं। सितंबर 2025 तक के यूथ एम्प्लॉयमेंट का रेट जो है 15% का है। कृपया समाप्त मैं अभी उसमें से बोलने दीजिए सर, हमारे महाराष्ट्र का विषय है सर, बहुत बड़ा विषय है, 2 मिनट बोलने दीजिए। सर आपके और अपने मेंबर्स प्राइम हैं, मिनिस्टर इंटर्नशिप योजना की आपकी तमाशा पार्टी ने किया। जो टाइम दिया उतना मैंने नहीं, बता नहीं, क्या नतीजा निकला सर? आपने पता इंटर्नशिप योजना का जो किया उसमें 6 लाख आवेदन में से मात्र 95 इंटर्न्स को फुल टाइम नौकरी मिली। सोचिए सर, आप किस मानसिकता से, लाखों लोगों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया और सिर्फ 95 इंटर्न्स को वहां पे, ये क्रूर मजाक है। और जब युवा हताश होता है तो नशे के अधीन होता है। आज क्या परिस्थिति है देश में, आप बताइए। मुझे बताने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आज 12 साल का औसत आयु का युवा नशे का अधीन हो रहा है। ये सबसे बड़े देश के लिए चिंता है। मैं खेल के बारे में बताना चाहूंगी, ये खेल के बजट में किस तरह से कटौती करने का काम हो रहा है। खेलो इंडिया को 1000 करोड़ रुपया देने का हो रहा है और एनएससी को जो है वो 325 करोड़ कोई मांग हो तो कर दिए। 15 मेरा मांग खिलाड़ियों के लिए है, जो मैं मांग रखती हूँ। मांग मेरा ये है कि चाइना जो बजट देती है वो लगभग आप देखोगे तो $23.3 बिलियन, ये मैं 23 की बात कर रही हूँ चाइना के बजट की। एक तो ये बजट जो है स्पोर्ट्स विभाग का बढ़ाया जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात सर, ये साई में 40% कोचिंग स्टाफ की वैकेंसी, नाडा में 70% और एनडीटीएल के 52% पद खाली है। जब हमारी कोच ही नहीं रहेंगे, जब हमारी यंत्रणाएं नहीं रहेगी सर, तो हमारे स्पोर्ट्समैन कैसे पैदा होंगे जो ओलंपिक में जाके कल अपने लिए मेडल लेके आए। सर सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के लिए मैं चाहती हूँ कि शिक्षा का जीडीपी बढ़कर 2.9 जो गिर के हुआ है उसको जो है हमें बढ़ के 6 करना चाहिए। आज दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जो है वो इसमें जो है वो करने का काम। ठीक है सर, मैं कंक्लूड करती हूँ सर, कृपया समाप्त। मैं कंक्लूड करती हूँ सर। सर मैं अंत में यही कहना चाहूंगी मेरी तरफ से आपसे यही कहना चाहूंगी सर कि ये जो बजट आया है, जो मेरे ट्रेजरी बैंक से मैंने सुना बार बार कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के पार्ट कर रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि पर कैपिटल जीडीपी के मामले में हम 194 देशों में से 146वें नंबर पे है। हमारा पर कैपिटल जीडीपी महज $2,694 है। लीबिया, नाम्बिया जैसे देश भी हमसे आगे है। और सरकार, सरकार ने 53 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, लेकिन इसमें से 14 लाख करोड़ जो है वो पुराने कर्जों का ब्याज देना है, जो 40% है, जो पुराने कर्जों का ब्याज देना है। और 140 करोड़ की इस आबादी के देश में एक आदमी के हिस्से में 28,000 रुपए भी नहीं आ रहे हैं। तो ये पूरा माया जाल है। एक शेर से खत्म करती हूँ, एक ही शेर से खत्म करती हूँ। हाँ चालू है। आंकड़ों की बाजीगरी से हकीकत नहीं छुपती। आंकड़ों की बाजीगरी से हकीकत नहीं छुपती। तुम्हारे खोखले जुमलों से जनता की भूख नहीं मिटती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।